नमस्कार। द फॉलो आप देख रहे तमाम दर्शकों का पहले तो बहुत स्वागत है। झारखंडी महक लिए एक फिल्म रिलीज हुई है, द स्प्रिंग थंडर, और उस फिल्म के जो शिल्पकार हैं, निर्माता, निर्देशक, राइटर श्री राम डाल्टन हमारे साथ मौजूद हैं। स्प्रिंग थंडर, इस फिल्म में क्या है, पहले तो एक जो संक्षिप्त परिचय दे दें आप। फिल्म का परिचय दे दूं। सबसे पहले फॉलोअप को धन्यवाद। ये फिल्म का मुख्य विषय है जल जंगल ज़मीन। हाँ, डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। विकास के इस अंध दौड़ में खुद को बचाए रखने की कवायद। तो ये सिनेमा का बेसिक सब्जेक्ट है, सेंट्रल थीम यही है। जब ऐसे कि कमर्शियल सिनेमा का एक दौर है, हर कोई ओटीटी पे एक कंटेंट लाकर उससे एक लाभांश कमाने को देख रहा है, वैसे में उन मुद्दों पर जाना जो मेन स्ट्रीम में गौण सा है, किस तरह की चुनौतियां रहीं और कब आया ये ख्याल कि इस पे फिल्म बनाना चाहिए? ये मैं 2008-9 में ही ये कहानी मैंने लिखी थी। चाह मैं तब से रहा था, कोशिश भी लगातार कर रहा था, लेकिन बाज़ार घूम घूम करके इसके संसाधन जुटाने के लिए, तो वो एक समय के बाद समझ में आया कि ये झारखंड की कहानी और इन आइडियाज़ पे मुंबई का बाज़ार है जो इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो फिर अपने संसाधनों पे, जो भी संसाधन अपने पास उपलब्ध थे, उन्हीं संसाधनों के दम पे काम किया गया। तो चैलेंजेस तो बहुत थे। मतलब एक बड़ी फिल्म को, जैसे इसी सिनेमा का बाज़ार में, मुंबई का जो बाज़ार है वहाँ पे आप वैल्यू करते हैं कहानी दिखा करके कि भाई कितना खर्च आएगा। तो उस समय लोग इसको 12-14 करोड़ बोला करते थे कि ये इतना खर्चीला सिनेमा है। तो समझ में आ गया कि ठीक है, बाज़ार 14 करोड़ बनाना चाहता है, अपन कितने में क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कटिंग किया और बहुत, कहानी को जो चाहिए था उसमें कोई समझौता नहीं किया। लेकिन ये है, वो सारे संसाधन अपने पास नहीं थे, लेकिन समाज में तो था, समुदाय में तो था। तो जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत होती थी, कभी समुदाय से मदद मांगा, कभी शहर से मदद मांगा। हाँ, हर तरह के लोगों ने हम लोगों को मदद किया। हाँ, जल जंगल ज़मीन के आंदोलनकारियों ने हम लोगों को मदद किया। तो बहुत सारे सहयोग, सपोर्ट से ये सिनेमा बना, और यही उसका चैलेंज था। हाँ, चैलेंज था जिसको एक एक कदम उस चैलेंज को लेने में भी मज़ा आता था। तो हम लोगों ने एंजॉय किया इस चैलेंज को। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। श्री राम जी, जब एक आर्ट सिनेमा आप बनाते हैं जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ना बनी हो, और इसमें आप एक मैसेज भी देना चाह रहे हों, वही ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज़रूरी है, स्टार कास्ट बहुत मायने रखता है कि आप ऐसे कलाकार चुन रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं वो कह पाएँ ऑन स्क्रीन। तो कलाकारों का चयन की प्रक्रिया क्या रही, आधार क्या रहा उसका? एक तो जैसे कुछ कास्टिंग मैंने मुंबई में बैठ करके अपने सभी दोस्तों को कहानी सुनाई, तो कुछ कास्टिंग तो वहाँ मेरी तैयार हुई। यहाँ जब हम आए तो कहानी सब यहीं की थी। तो यहाँ आए तो यहाँ पे जो कास्टिंग हमारी हुई, वो गांव में हम लोगों ने, गांव शहर में हमारी टीम ने घूम घूम करके लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। कौन है जो यहाँ सिनेमा को लेके या एक्टिंग को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के सिंसियर है, उन लोगों से लोगों ने बातचीत शुरू की। तो मैंने रियलाइज़ किया कि गांव देहात में सब लोग भरे पड़े हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता था, बड़ी एक्सप्रेसिव थे, बड़े खुले हुए थे। हाँ, हेजिटेशन नहीं था। तो ऐसे जिस तरह की कहानी के किरदार की मुझे ज़रूरत हुई, वैसे ओरिजिनल सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले दोस्त यारों को मेरी टीम ने आमंत्रित किया। तो इस तरह से हमारी पूरी कास्टिंग हुई, और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं बड़ा रिलीफ फील करता हूँ जब मुंबई के बड़े कलाकार जब अपने सिनेमा में नहीं होते, तो मैं बड़ी रिलीफ फील करता हूँ कि वो फिल्म मैं बना पाऊँगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। क्योंकि एक बड़े कलाकार के आने से ना, वो सिनेमा है जो भारी हो जाता है उस कलाकार की तरफ। हाँ, जबकि कहानी की तरफ भारी होना चाहिए। तो वो एग्जीक्यूशन में बड़ी तकलीफ़ देता है। अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी आ जाता है तो वो अपना वैल्यू, अपना ऑरा क्रिएट, मतलब वो नहीं ना भी चाहें तो भी उनके साथ वो तामझाम जुड़ जाता है। तो जुड़ता है तो वो बाकी लोग हैं जो अनकॉन्शियस, मतलब वो कॉन्शियस हो जाते हैं उनके लिए, उनके प्रेजेंस में। तो वो अपने को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो मेरे सब दोस्त यार हों टीम में, जो हाँ बातचीत को वैसे ही समझें जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। मुझे अगर किसी स्टार से बात करनी होगी
तो अगर जहाँ मैं किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहता, मैं अपनी कहानी के प्रभाव में आगे बढ़ता हूँ। तो जब मैं अपनी कहानी के प्रभाव में आगे बढ़ता हूँ तो मेरे लिए दुनिया की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टूल्स हैं। ऑन स्क्रीन जब सच बोलना हो या सच दिखाना हो, एक मासूमियत बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ लगे नहीं कि ये एक्टिंग है। वैसे में जो कलाकार हैं आपके, उनके बारे में और उनकी भूमिकाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें, ताकि वो एक रुचि जो होती है वो आए। अब जैसे हमारे मतलब जो भी हम लोगों ने जिनको कास्टिंग किया, तो अब जैसे एक ठेकेदार का रोल था, हाँ, तो ठेकेदार का रोल था, वो हमारे कहानी के किरदार को, वो उससे ईंट गिर जाता है तो उसको जा कर के मारता है। तो उसके लिए हमारे दोस्तों ने एक टीचर को कास्ट कर लिया, जो कि खुद को, हाँ, वो एक्टर थे, हाँ, लेकिन बाय प्रोफेशन वो टीचर थे। तो जब वो एक्ट कर रहे थे तो उनका टीचर होना उस किरदार में झलकता था। तो मैंने बोला कि नहीं, ये सीन नहीं चलेगा, कास्टिंग बदलनी पड़ेगी। कास्टिंग क्या होगी? तो एक ऐसा ही एक हमारे पुराने बड़े भाई साहब, हाँ, मेरे दोस्त के बड़े भैया, तो उनको मैं बचपन में थोड़ा हीरो और दबंग जानता था, हाँ, तो मुझे लगता था कि ये आदमी नेचुरल लाइफ में लोग इनसे घबराता है, तो इन्हीं से वो कास्ट करना चाहिए। उनसे पूछा जा करके, भैया आप कर देंगे क्या? और उन्हें ज़बरदस्त किया, हाँ, ज़बरदस्त किया। मतलब मेरा एक्टर डर गया कि साला सच में ये लोग मार रहे थे। हाँ, वो लोग गाली वाली भी देते या स्लैंग भी यूज़ करते, तो बहुत ऑथेंटिक जो यहाँ का लोकल स्लैंग है वो देते। तो ये कास्टिंग का अपना एक तरीका है, जो, हाँ, आदमी में जो है आपको वो लगभग वही चीज़ आप उनसे करा लें तो बहुत सहजता से कर पाते हैं, और उनको सहज सिचुएशन दें, सहज माहौल दें। तो गांव देहात के लोग तो ऐसे ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको आप बस बम्बैया तामझाम से डराएं मत, हाँ, बम्बैया तामझाम आप मत दिखाएं, वो तो गर्दा उड़ा देंगे। तो मेरे सब एक्टर गर्दा उड़ा चुके हैं। जो लोकेशंस है शूटिंग की, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रख रही थी, तो एक तो होता है कि आप सिनेमाटोग्राफी से उसको कर देते हैं, बजट है, आप बीएफएक्स और ये सारी नहीं है, आपको ओरिजिनल चीज़ें चाहिए, तो लोकेशंस के बारे में कुछ बताइए। चूँकि हमारी फिल्म बड़ी थी, और बड़ी फिल्म थी तो बड़ी फिल्म मतलब उम्र भी बड़ा था कहानी का, 40 साल का पूरा, हाँ, एक कहानी ट्रैवल करती है, तो 40 साल करती है तो बार बार कहानी बदलाव होता है, तो वो विजुअल एक चेंज भी आना चाहिए, दौर का भी परिवर्तन दिखना चाहिए, समय का परिवर्तन तो दिखना ही चाहिए, दौर का भी परिवर्तन दिखना चाहिए, साथ ही मौसम का भी परिवर्तन दिखना चाहिए। तो उस लिहाज से हम लोगों ने जो झारखंड में अलग अलग मौसम में बेस्ट जो यहाँ की खूबसूरती होती है, उन जगहों पे उन समय के लिए हम लोगों ने अपने सीन का इंतज़ार किया, और उन मौसमों में ही उन बेस्ट लोकेशन पे ही जा के हम लोगों ने शूट किया। जैसे आमतौर पे हम लोग शूटिंग के दौरान एक गाइडलाइन हम लोगों ने चिपकाया था, जो अनुराग कश्यप ने नए फिल्म मेकर्स को, हाँ, सजेस्ट किया था कि भाई, हाँ, इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी है, कंट्रोल बजट में फिल्म बनानी है, तो आप क्या क्या करें। तो उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी लिस्ट में, उसके सब विपरीत हम लोग करते थे। हाँ, वो उन्होंने लिखा था कि लोकेशन कम से कम होना चाहिए। मैंने अपने सब दोस्तों को बताया कि नहीं, लोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कोई कम समझौता नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे मतलब कहीं भी आप पूरे 40-50-100 लोगों का टीम लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे बड़ा खर्च तो वही है, लेकिन इन सब खर्च को हम खर्च में काउंट ही नहीं करते थे। हम काउंट करते थे अपने कंटेंट को, वो कंटेंट, वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा महंगा है। ये गाड़ी तेल और, हाँ, 100 लोगों को जाना ले जाना और खाना खिलाना और तेल भरवाना, खर्चा देना, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। महंगा है वो विजुअल। हाँ, तो वो विजुअल एक्चुअली मिल गया तो समझ लीजिए कि बाकी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो हम लोगों ने सारे नॉर्म्स तोड़े। हाँ, इस कहानी एक सिनेमा बनाने के लिए जो भी नॉर्म्स होता है, जो आड़े आता है, उन सारे नॉर्म्स को हम लोगों ने तोड़ा और अपना बेस्ट लेकर के आए हैं। मतलब मैं एक चीज़ जो जानना चाह रहा था कि झारखंड बेस्ड है और कहानी भी, तो यहाँ के किन लोकेशंस पे जाकर आपने शूटिंग की? यहाँ पे झारखंड में हम लोगों ने बेस तो हम लोगों ने डाल्टनगंज पलामू बनाया, फिर गढ़वा में भी शूटिंग की हम लोग, डाल्टनगंज में भी किए, लातेहार में किए, हाँ, महुआ डांड में किए, नेतरहाट में किए। इसके अलावा उधर औरंगाबाद साइड छतरपुर तरफ किए, बनारस में भी एक आध सीन किए, दिल्ली में भी एक आध सीन किए। लेकिन मतलब टोटल कहानी यहीं की है, तो यहीं पे हम लोगों ने सब जगह जहाँ जहाँ लोकेशन चाहिए था घूम घूम के हम लोगों ने काम किया। मेनली वो गढ़वा से लेके गढ़वा, पलामू, हाँ, मतलब गढ़वा, डाल्टनगंज, इधर लातेहार, महुआ डांड, नेतरहाट, ये हमारा मेन पूरा एरिया था शूटिंग का, लोकेशन का।
आपने कहा कि 2014 में, जैसे कि आप बता रहे थे कि 2014 में मतलब फिल्म पर काम होना शुरू हो गया, 2018 तक कंप्लीट था, 2022 में अब जाकर रिलीज हो रही है फिल्म। एक तो बनाने की प्रक्रिया वो लंबी दिख रही है कि 14 से 18, इसके बाद रिलीज करने में इधर। तो एक तो मेकिंग की प्रक्रिया में किस तरह की चुनौतियां रहीं जिसकी वजह से समय लगा, और दूसरी बात रिलीज करने में क्या दिक्कतें रहीं? इन दोनों ही चीज़ों में इसको मैं बोलूँगा कि आर्थिक जो संसाधनों की कमी है ना, वो उसी कारण इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो सिनेमा साल 1.5 साल में बन जाता। तो और रिलीज करने में भी, रिलीज का भी मसला वही है, या तो बड़े स्टार कास्ट या पैसा। तो लोग बड़ा स्टार कास्ट लोगों को चाहिए ओटीटी के लिए भी। तो स्टार तो हम लोग जिसके साथ काम करेंगे हम तो उन्हीं को स्टार मानते हैं और वही हमारे स्टार होंगे। तो ठीक है, अभी हमारे स्टार लोगों को बड़े नहीं लग रहे हैं, तो ये सिनेमा जब देख लेंगे तो बड़े लगने लगेंगे। तो तकलीफ़ रहा, बनाने में भी आर्थिक तंगी रहा, रिलीज करने में भी आर्थिक तंगी रहा। देख नहीं रहे, एक एक बैनर लेके हम लोग गाड़ी में गांव-गांव घूम रहे हैं। ऐसे पकड़ के लेकर के हर चौक चौराहे पे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाज़ार। फिरालाल चौक पे आज दिन भर जाऊंगा, अभी आपसे बातचीत ख़त्म होगी। फिरालाल चौक पे मैं एकदम हज़ारों लोगों के बीच में घूम घूम के एक एक दुकान में एक एक आदमी को जाके बताऊंगा कि दिस इज़ माई फिल्म, वॉच इट। नहीं, हम लोगों ने, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं जिस बात का, हम लोगों ने देखा भी सोशल मीडिया में, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि आप बाकायदा पोस्टर लेकर लोगों की बीच जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि सिनेमा आप देखिए। तो आपको कितना इम्पैक्टफुल लगा कि लोग कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? और 100% मतलब हो ये रहा है कि जब जैसे ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं ना, तो लोग खुश हो जा रहे हैं कि अच्छा फिल्म मेकर हैं, आप लोगों ने यहीं की फिल्म बनाई है और आप लोग खुद प्रचार कर रहे हैं, तब चलिए हम आपकी फिल्म जरूर देखेंगे। ये आदमी अश्योर कर देता है, या ये बोल देता है कि अच्छा भैया यहाँ तक आ गए हैं तो देखेंगे फिल्म। और ये मैं जानता हूँ कि जो फिल्म देख लेगा वो कम से कम बिना दर्शकों को दिखाया उस शांति से नहीं बैठने वाला। ये ऐसी फिल्म है। तो अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं, जिस स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब, और लड़के लड़कियां तो पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसे जुड़ेंगे। तो हमारा तो प्लान ही है झारखंड फिल्म इंडस्ट्री मजबूत करने का, खड़ा करने का। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करने का। अल्लू अर्जुन और वहाँ पे उन लोग हमारी फिल्म देखेंगे, ढूंढ ढूंढ के देखेंगे कि झारखंड की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है। कंटेंट यहाँ इतना स्ट्रांग करेंगे, प्रेजेंटेशन क्वालिटी इतना स्ट्रांग करेंगे, वो चैलेंज इतना खड़ा करेंगे ना, झारखंड का सिनेमा पूरे दुनिया में दिखाई देगा, सुनाई देगा। इंतजार करेंगे लोग। जो आप बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और हमने भी सिनेमा को जब देखा, पोस्टर्स जो देख रहे हैं, कहीं भी क्वालिटी से, कंटेंट से, उसकी स्केल से, जो एक कहते हैं कि भव्यता, उससे भी आपने समझौता नहीं किया है। और वो जो समय आपने लिया है, तो एक आर्थिक, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कई बार कहता है कि आपको सिनेमा घर नहीं मिला, थिएटर्स नहीं मिले, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको मंच मिल जाता है। पर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला, आप यूट्यूब पर आए। तो एक आर्थिक पहलू के अलावा भी क्या ये भी वजह रहती है कि यार ये क्या कंटेंट बना दिया, और ये तो चैलेंजेस हैं, ये सवाल पूछ रहा है, और सवाल पूछने से थोड़ी परेशानी है आज के समय में, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो। तो वो भी एक वजह आपको लगती है, कहीं से अंदर से लगा कि हमारा जो विषय है, टॉपिक है, कई लोगों को बहुत तकलीफ देगा? ये भी बात है, ये भी बात है। होता क्या है ना कि आदमी जब तक कुछ, ये थोड़ा नए तरह का सिनेमा है, मतलब अपने विषय को लेकर के, तो इसको एक्सेप्ट करने में कि अच्छा ये कंटेंट मार्केट उठाएगा कि नहीं उठाएगा, चलेगा कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं, तो उसको लेकर के लोग, मुझे तो ये समझ में आया कि लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं लेकिन घबराए भी हुए हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो अपन जानते हैं, वो तो चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। तो और जो ओटीटी वगैरह में बिठाए हुए जो भी एजेंट होते हैं, वो लोग मुझे नहीं पता कि वो लोग झारखंड को और यहाँ के जंगल, पहाड़, गांव, या फिर देश के तमाम अलग अलग जगहों पे अगर कोई कहानियाँ बन रही हैं, तो उन जगहों और उस सेंसिबिलिटी को टच करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे जज कर पाएंगे कि वो कहानी दर्शकों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी? हैं कौन वो लोग बैठे हुए, मुझे नहीं पता। मुझे आज तक नहीं पता कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में बैठे हुए जो जो भी एजेंट हैं, अमेरिकन एजेंट कह लें या इंडियन एजेंट, मुझे नहीं पता, ये सब जो भी चैनल्स हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है, कौन तय करता है, कौन फंड करता है। मैं तो कोई फिल्म नहीं देख रहा हूँ जो मतलब प्रभावित करे। मैं तो देख रहा हूँ, बल्कि
उनको अच्छी फिल्म की अगर समझ होती तो ये सिनेमा उनके पास होता, नहीं उनको समझ तो यूट्यूब तो जिंदाबाद। एक बहस बहुत लंबे समय से है, ख़ास तौर पर जब से OTT आया। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी जब रिलीज हुई थी उस समय थोड़ी बहुत चर्चा थी, और जब OTT आया तो ये चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई है कि सिनेमा में बोल्ड सीन्स, अपशब्दों का इस्तेमाल, या जो दृश्य हैं, सीन हैं, उसको, हिंसा को जिस तरह से आप प्रदर्शित करते हैं, एक तो बात है उसकी ऑथेंटिसिटी की। कई बार ऐसे दिखता है जैसे आपकी सिनेमा हम देखते हैं, या जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई कैरेक्टर है, आपकी फिल्म का कोई कैरेक्टर है, जब वो कह रहा होता है ना तो लगता है कि हाँ ये ज़रूरी था, वो कैरेक्टर है कहेगा ही ऐसा। कभी कभी लगता है कि शायद कभी किसी सिनेमा में ये लगता है कि ज़बरदस्ती, क्योंकि एक फॉर्मेट जैसे लगता है कि उनको समझ आ गया होगा कि ठीक है हम डाल देते हैं चूँकि डाला जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको, इस चर्चा को? वो क्या है ना, लैंग्वेज को लेकर के मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, किरदारों के भाषाओं को लेकर के मैं बहुत संवेदनशील हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ। हाँ, आप जैसे मुंबईया सिनेमा में लोग किसी क्षेत्र का कहानी कहेंगे तो उसका एक्सेंट वगैरह नहीं पकड़ पाते, ना एक्सेंट पकड़ पाते हैं, ना उतनी ज़रूरत समझ पाते हैं। वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि खुद मेकर्स का बेसिक गड़बड़ है, या फिर सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है। अगर कोई कहानी अगर अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं देती, महक नहीं देती, उसके संवादों से अगर वो ज़मीन महकता नहीं, हाँ सुगंधित नहीं होता, तो वो किरदार बैठ जाता है, वो किरदार खड़ा नहीं होगा, वो सिचुएशन खड़ा नहीं होगा। और अपन ये इग्नोर नहीं करते। अगर हमारी कहानी का किरदार थोड़ा सा 40 किलोमीटर इधर का है तो थोड़ा वो कुड़ुक बोलेगा, 40 किलोमीटर इधर वाला है तो फलां बोलेगा, उधर वाला है तो थोड़ा फलां बोलेगा। मतलब अगर इस तरफ के हिस्से में जाएं तो थोड़ा मैथिली टच आएगा, इधर के उसमें जाएं तो थोड़ा मगही भोजपुरी टच आएगा, उधर जाएं तो उड़िया वाला थोड़ा टच आएगा, उधर जाएं तो बांग्ला वाला टच आएगा, और सेंटर में आए तो आपको हार्डकोर कुड़ुक मिलेगा। हाँ, तो अपने किरदार और कहानी, चूँकि ट्रैवल भी लंबा है, 200-300 किलोमीटर के बीच की रेंज की कहानी है, तो उस 200-300 किलोमीटर के बीच के रेंज में अवस्थित जो भी किरदार हैं, अगर उस समुदाय है, ट्राइबल्स हैं, बहुत हज़ारों साल से अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ के रखे हैं। जो इधर से उधर से सब जगह से प्रभावित है, मिक्स है, लैंग्वेज से, कल्चर से, तो उसके लैंग्वेज में, उसके एक्सेंट में उसकी पुट है। तो मैंने अपने सभी किरदारों को वैसे ही, जो थोड़ा बिहार क्षेत्र से आए हुए लोग हैं या उधर का एक नाता रिश्तेदारी फैला हुआ है, और यहीं पे हैं तो उनका एक्सेंट वो, लेकिन थोड़ा झारखंडी नागपुरिया टच भी, तो वो सब हम लोगों ने सब पकड़ा है, जो जहाँ किरदार है, और वही उसकी खुशबू, खूबसूरती है। बाकी लोग जो नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते या करने की कोशिश करते हैं, वो सफल नहीं हो पाते, तो ये उनको देखना चाहिए। मैंने तो अपना देखा है, मेरा किरदार जिसको अंग्रेजी बोलना है अंग्रेजी बोलता है, जिसको कुड़ुक बोलना है कुड़ुक बोलता है, जिसको मगही बोलना है मगही बोलता है। तो वो ऐसा है, और सब एक ही सोसाइटी में है, एक ही प्रदेश में है, और घिसर पिसर करके जीवन चल रहा है, तो वैसे ही मैंने उठाया। आप लंबे समय से डॉक्यूमेंट्रीज आप बना रहे हैं, आप सिनेमा बना रहे हैं, लिख रहे हैं। एक सवाल कई लोगों के मन में आएगा जब आप पोस्टर लेकर सड़कों पर हैं, तो एक जुनून दिखाता है। आप जब इस तरह की सिनेमा बनाते हैं तो वो भी दिखाता है कि आप किस हद तक सोचते हैं। एक दौर ऐसा जब सब कोई आर्थिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है चीज़ों को, तो वैसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि फिशराम डाल्टन क्यों परेशान है, क्यों जन मुद्दे, जंगल और ज़मीन के पीछे पड़े हैं, वो भी बनाए वैसे सिनेमा जो चल रही हैं और उस पैसे बना लें। तो सवाल क्या है? तो मतलब इस पे आप क्या कहेंगे अगर ये सवाल कई लोगों के मन में आता है? तो देखिए, सिनेमा है तो बहुत खर्चीला माध्यम, उसको इग्नोर बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना, 8 साल लगा ना मुझे बना के रिलीज करने में, तो उसको मतलब मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि मैं उसमें उलझा नहीं, उसमें उलझा नहीं, उसको जो चैलेंजेस है उसमें छोटे छोटे तौर पे उसको डील करता गया, लेकिन आर्थिक पहलू इसका मजबूत होना चाहिए। अच्छा, रही बात कंटेंट की कि किस कंटेंट पे लोग पैसा बरसाएंगे या पैसा आएगा, तो मुझे लगता है कि लोग हैं जो सिनेमा का एग्जिस्टेंस जब से सोसाइटी में आया है तब से लेकर के अभी तक लोगों ने दुनिया भर की तमाम विषयों पे सिनेमा देख लिया है। हंसी मजाक से लेके गंभीर सिनेमा और सिनेमा कैसा होना चाहिए, इस पे दुनिया भर में एक बहस भी हो चुका है।
तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही, लेकिन मेरी फिल्म लोग एंटरटेन भी करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सिनेमा एंटरटेनिंग उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, मैंने बोरिंग सिनेमा नहीं बनाया है। हाँ, एंटरटेनिंग सिनेमा बनाया है, लेकिन तब यह है कि हाँ, उसमें मैंने एक हार्डकोर सब्जेक्ट पकड़ के रखा है, तो उससे आर्थिक उस पे पहलू पे फ़र्क नहीं आएगा। लोग फिल्म देखेंगे और करोड़ों लोग इस फिल्म को देखेंगे और पैसे भी खूब आएंगे। और हम आगे भी जो सिनेमा बनाएंगे वो विषय उसके कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो सार्थक होने चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि जो 2-4 साल या 2-4 महीना, 5 महीना या साल भर जो हम किसी एक विषय को देते हैं, हाँ, और हज़ारों लोगों को उस पर इन्वॉल्व करते हैं, वो मैं मजाक मस्ती में नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारा सिनेमा एंटरटेनिंग हो, कंटेंट बेस्ड हो और पैसा निकाले कि हमारा टीम सरवाइव करे। हाँ, का सवाल है, आपको जितना पढ़ते हैं, समझते हैं, आपके सिनेमा को देखते हैं, आप केवल एक कला प्रेमी नहीं हैं, आपको पर्यावरण के प्रति ही इतनी रुचि है, समाज को लेकर जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी आप मुखर रहे हैं। झारखंड में खनन एक मसला है, ज़मीन मसला है, पलायन मसला है, रोजगार मसला है, इन चीज़ों पर श्री राम डाल्टन क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूँ कि हम लोगों को निसंदेह हम लोगों को स्किल अपना बढ़ाना होगा, हम लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा और ख़ुद पे भरोसा करना होगा। अब हम लोग जहाँ पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो हम लोगों को अलग अलग प्रदेशों में भागने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद को यहीं पे तैयार करें और अच्छा कंटेंट हम लोग बनाएं, लोगों का विश्वास गेन करें और उससे मनी जनरेट करें। हम लोग अपना बाज़ार खड़ा करें, हम लोग मनी जनरेट करें। हाँ, निर्भर ना हो हम लोग किसी और पे, तो हो जाएगा, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरा टारगेट ये है, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री अपना आर्ट कल्चर, हाँ, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, सिनेमा, ये जितना डिपार्टमेंट है ना, इस सब का एजुकेशन हब बने ये। हाँ, ये एकदम जंगल प्रकृति के बीच में, नदी झरना के बीच में, हाँ, जो जहाँ पे लोग कला की साधना करें, प्रकृति को आत्मसात करें और दुनिया को मैसेज दें। सिनेमा बनाओ लेकिन बैलेंस द नेचर। हाँ, ये दिमाग में घंटा की तरह घूमना चाहिए। तो झारखंड अपना लोगों को नेचर, प्रकृति का पाठ पढ़ाएगा। झारखंड का सिनेमा, झारखंड का रोजगार, हाँ, हमारा रोजगार भी ऐसा होगा कि हमारे प्रकृति के साथ खड़ी होगी। हमारा रोजगार ऐसा होगा कि हमारे, हाँ, लोगों में इन्वायरमेंट के प्रति एक संवेदनशील मनुष्य हम लोग क्रिएट कर सकें और पैसा भी उसी से कमाएंगे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in